हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। तो देखिए क्या है ना कि कई जगह पर चैप्टर 10 जो है वो लास्ट चैप्टर दिखा रहे हैं और कई जगह पर जो चैप्टर 12 है वो लास्ट है। तो चैप्टर जो एनसीईआरटी के जो मैंने वेबसाइट से सारे के सारे चैप्टर्स डाउनलोड किए थे, वहाँ पे तो जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है वो लास्ट चैप्टर है, मगर बच्चों ने कमेंट किया कि मैम बीच के 2 चैप्टर्स रह गए हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। व्हेन यू लुक एट अ वर्क ऑफ आर्ट्स, जब मतलब आप आर्ट के वर्क को, आर्ट का वर्क क्या होता है, कोई पेंटिंग हो गया, कोई स्कल्पचर हो गया। पेंटिंग तो आपको पता है जो होती है, स्कल्पचर कोई मूर्ति टाइप की हो गई, ये सब आप लोग देखते हैं। It may not be obvious that like most other things, art too is influenced by the world around it. तो ज़रूरी नहीं है कि आर्ट आसपास की चीज़ों से ही इन्फ्लुएंस हो, बट बहुत बार ऐसा ही होता है कि जो हम आर्ट बनाते हैं, जो ड्राइंग बनाते हैं, वो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उससे इन्फ्लुएंस होती हैं। आप लोग यू मे नॉट रियलाइज दैट व्हाट यू सी ऑल्सो शेप्स योर ओन आइडियाज़। आप जो देखते हैं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उससे ही आपके आइडियाज़ आए हों। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे काफ़ी सारे चेंजेस जो कि आए हैं, जो बदलाव आए हैं विजुअल आर्ट्स में। पहले तो विजुअल आर्ट क्या होता है? विजुअल का मतलब होता है जो आपको दिखता है, तो विजुअल जो आर्ट आपको दिख रही है वो होती है विजुअल आर्ट। कॉलोनियल पीरियड, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय पर विजुअल आर्ट्स में क्या क्या बदलाव आए एंड हाउ दीज चेंजेस आर लिंक्ड टू द वाइडर हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। और ये जो बदलाव आए वो किस तरीके से लिंक थे हमारी हिस्ट्री जो कॉलोनियलिज्म की थी, जो हम लोगों को गुलाम बना रखा था, और किस तरीके से नेशनलिज्म आया, हमारे देश के लोगों में राष्ट्र मतलब देश के लिए भक्ति, राष्ट्रवाद आया। तो यही इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आर्ट में ये सारी की सारी चीज़ें झलकती हैं। कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल न्यू आर्ट फॉर्म्स, स्टाइल्स, मटेरियल्स एंड टेक्निक्स विच वर क्रिएटिवली अडेप्टेड बाय इंडियन आर्टिस्ट फॉर लोकल पैट्रन्स एंड मार्केट्स। तो इसमें यह है कि कॉलोनियल रूल, जो ये अंग्रेज़ों का हमारे देश पे रूल था, इस रूल ने काफ़ी सारा नए आर्ट फॉर्म हमारे देश में लेकर के आया। जो ब्रिटेन में था वो आर्ट फॉर्म इंडिया में भी आया। काफ़ी सारे नए नए मटीरियल, नई टेक्निक, क्रिएटिविटी इंडियन आर्टिस्ट के पास आई फॉर लोकल पैट्रॉन्स। लोकल पैट्रॉन्स का पैट्रॉन का मतलब होता है कि जैसे कोई आर्टिस्ट है, वो आर्ट किसी के लिए तो बनाएगा, तो जो जिसके लिए वो आर्ट बना रहा है, जैसे राजा वगैरह स्पेशली बनवाते थे, तो राजा आर्टिस्ट के पैट्रॉन हो गए। और मार्केट्स में बेचने के लिए भी इन बोथ एलिट एंड पॉपुलर सर्कल्स। तो एलिट अमीर लोग ही तो ये आर्ट वगैरह का शौक रख सकते हैं। तो you will finally find that many of the visual forms that you take for today granted today, say a grand public building with domes, columns and arches, a scenic landscape। मतलब आज आप जो चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है तो ऐसा होता ही है, जैसे कि हम लोग पब्लिक स्पेसेस देखते हैं, बड़े बड़े आर्चेस देखते हैं, काफ़ी सीनिक सुंदर सा लैंडस्केप जो हमें दिख रहा है आसपास वो देखते हैं, और बिल्कुल ह्यूमन जैसी इमेजेस हम लोग देखते हैं एक पोर्ट्रेट में, और एक या फिर कोई पॉपुलर गॉड या गॉडेस की पिक्चर देखते हैं। अ मैकेनिकली प्रिंटेड एंड मास प्रोड्यूस पिक्चर भी हम देखते हैं, हैड देयर ओरिजिन्स इन द पीरियड वी विल डिस्कस इन द चैप्टर। तो जो हम लोग किस तरीके से पोस्टर्स में गॉड एंड गॉडेसेस की तस्वीरें वगैरह देखते हैं, किस तरीके से हमारे पास आज तक पहुंची हैं, ये हम देखने वाले हैं। इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोगों को प्राइमरीली फोकस करना पड़ेगा कि जो बदलाव आए हैं पेंटिंग एंड पेंटिंग मार्केट में। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट, इम्पीरियल का मतलब हमेशा होता है साम्राज्यवाद से। जो राजा का, एक बहुत क्वीन का, या किसी एक कोई बहुत ही बड़ा एम्पायर होता है, उसको हम लोग इम्पीरियल बोलते हैं। अब 18th सेंचुरी का जो टाइम था, काफ़ी सारे जो स्ट्रीम ऑफ यूरोपियन आर्टिस्ट, मतलब काफ़ी सारे यूरोपियन आर्टिस्ट जो थे वो इंडिया आ रहे थे। ब्रिटिश ट्रेडर्स, ब्रिटिश व्यापारी आ रहे थे, और रूलर्स भी, है ना। तो जो ब्रिटेन की आर्ट फॉर्म थी, वहाँ के लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आ रहे थे 18th सेंचुरी के टाइम पे। आर्टिस्ट जो इंडिया आए वो अपने साथ नए स्टाइल्स भी लेकर के आए, और एक नई कन्वेंशन बन गई पेंटिंग की। तो जो आर्टिस्ट आए हमारे देश में, बाहर से आए, तो अपने साथ वो आर्ट फॉर्म लेकर के आए जो उनके देश में चलता था। तो नई कन्वेंशन, देखिए कन्वेंशन का मतलब होता है प्रथा बन जाना, मतलब आज स्टार्ट हुआ और सदियों कई सालों तक चलता रहा, तो भाई ऐसा ही चल रहा है, वो होती है कन्वेंशन। तो नई कन्वेंशन आ गई पेंटिंग की। उन्होंने ऐसी पिक्चर्स, मतलब कई सारी पिक्चर्स प्रोड्यूस करना शुरू किया जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी यूरोप में, एंड हेल्प शेप वेस्टर्न परसेप्शंस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने काफ़ी सारी पिक्चर्स प्रोड्यूस करनी शुरू करी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी यूरोप में, और एंड हेल्प शेप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिया। और मतलब
वेस्टर्न लोग क्या सोचते थे इंडिया के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने, वहाँ के आर्टिस्ट ने पेंटिंग में अपनी दिखाना शुरू कर दिया। यूरोपियन आर्टिस्ट जो थे अपने साथ लेकर के आए थे आइडिया ऑफ रियलिज्म। आइडिया ऑफ रियलिज्म का मतलब है जो पेंटिंग होगी वो बिल्कुल रियल लाइफ की होगी, वो होती है रियलिज्म। ये ऐसा बिलीव था कि आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करना है केयरफुली और डिपिक्ट करनी है फेथ कि उनकी आई क्या क्या देख रही है, मतलब जो आर्टिस्ट की आई देख रही है ना वही सब वो अपनी पिक्चर में उतार देगा, वो होती बिल्कुल लाइफ साइज। आर्टिस्ट प्रोड्यूस करते थे जो पिक्चर्स वो बिल्कुल रियल लगनी चाहिए, जैसे कि लाइफ हो, मतलब उनमें इस तरीके की पिक्चर्स आर्टिस्ट बनाया करते थे। यूरोपियन आर्टिस्ट अपने साथ लेकर के आए टेक्निक थी ऑयल पेंटिंग की। तो जो ऑयल पेंटिंग की टेक्निक थी ना वो यूरोप से ही हमारे देश में आई थी। ये टेक्निक जो थी इंडियन आर्टिस्ट में पहले बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे। इंडियन आर्टिस्ट ऑयल पेंटिंग पहले नहीं करते थे। ऑयल पेंटिंग से आर्टिस्ट को ऐसी पेंटिंग्स बनाने में मदद मिलती है जो बिल्कुल रियल लाइफ, मतलब लाइफ साइज हो, जैसे लगता है जैसे कि बिल्कुल सच्ची पेंटिंग्स इंसान जैसी ही हमें ऑयल पेंटिंग दिखती हैं। सारे के सारे जो आर्टिस्ट थे वो इंस्पायर नहीं हुए यूरोप की चीज़ों से, और द सब्जेक्ट्स जो वो पेंट किया करते थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हुआ करते थे, बट इनवेरिएबली दे सीम टू एम्फेसाइज देयर सुपीरियॉरिटी ऑफ ब्रिटेन, इट्स कल्चर, इट्स पीपल, इट्स पावर। तो जो ब्रिटेन के आर्टिस्ट थे वो ज़्यादातर यही शो करने की कोशिश करते थे कि ब्रिटेन कितना सुपीरियर है इंडिया के लोगों से, कितना ऊपर है, उनका कल्चर कितना अच्छा है हमारे कल्चर से। अब लुकिंग फॉर द पिक्चर्स क्यू मतलब बहुत ही प्यारी सी पिक्चर, मतलब एकदम क्लिक कर ली जाए, पहले तो क्लिक नहीं होते थे, पेंटिंग्स होती थी। वन पॉपुलर जो इंपीरियल ट्रेडिशन था वाज दैट ऑफ पिक्चर्स क्यू, लैंडस्केप पेंटिंग। तो लैंडस्केप होता है कि क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल वही पेंटिंग। अब ये पिक्चर्स क्यू क्या होता है, ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती है डिपिक्टेड इंडिया एज अ क्वेंट लैंड, मतलब ऐसा किस तरीके का अजीब सा लैंड है उस तरीके से दिखाया गया। टू बी एक्सप्लोर्ड बाय ट्रैवलिंग ब्रिटिश आर्टिस्ट, इट्स लैंडस्केप वाज रग्ड एंड वाइल्ड, सीमिंगली अनटेम्ड बाय ह्यूमन हैंड्स। तो इन्होंने इस तरीके से इंडिया को दिखाया कि इंडिया तो भाई यूरोप खोज रहा, यूरोपियंस जो ब्रिटेन वगैरह के लोग हैं वो खोज रहे हैं इंडिया को, और इंडिया बड़ा अजीब सा, गंदा सा, वाइल्ड सा, ख़राब सा लैंड है। थॉमस डैनियल और उसका नेफ्यू था विलियम डैनियल, वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट फेमस आर्टिस्ट थे जिन्होंने पेंट किया विद इन दिस ट्रेडिशन, मतलब इंडिया को अजीब सा दिखाने वाले ट्रेडिशन में ये थे, ये डैनियल वैनियल टाइप्स लोग पागल के। हाँ तो मतलब सॉरी, तो वो इंडिया आए थे 1785 और इंडिया में रहे थे लगभग 7 ईयर्स, जर्नी फ्रॉम कैलकाटा टू नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। तो 1785 में वो इंडिया आए थे और कैलकाटा से लेकर के नॉर्दर्न सदर्न काफ़ी सारे एरिया में इंडिया के घूमे थे, और उन्होंने काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई थी। They produced some of the most evocative picturesque landscapes of Britain's newly conquered territories in India। तो ब्रिटेन ने जो कब्जा किया था इंडिया की टेरिटरीज़ का, उसकी काफ़ी इन्होंने पिक्चर्स बनाई, और उनकी लार्ज ऑयल पेंटिंग्स जो थी कैनवस पे बनाते थे वो लोग, काफ़ी ज़्यादा एग्जिबिट की जाती थी। तो सेलेक्ट ऑडियंस इन ब्रिटेन में कुछ लोगों के लिए काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग शोज़ होते थे, बट काफ़ी कुछ एलीट लोगों को ही वो दिखाई जाती थी ब्रिटेन में। और उनकी जो एल्बम्स ऑफ एनग्रेविंग्स वर ईगरली बॉट अप बाय ब्रिटिश पब्लिक इन टू नो अबाउट ब्रिटेन्स एम्पायर। तो एनग्रेविंग्स वो जो खोद के थे मतलब बेसिकली एनग्रेविंग का मतलब तो खोदना होता है, पिक्चर जो कि प्रिंट होती है पेपर पे या फिर वुड पे, मेटल पे कट करके और खोद करके टाइप्स। तो उनकी जो पिक्चर्स वो इंडिया के बारे में बनाते थे। ये जो डैनियल थे, थॉमस डैनियल और उसका नेफ्यू विलियम डैनियल, ये इनकी पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन में बिकती थी, ये देखने के लिए कि जो ब्रिटिश की एम्पायर है वो कैसी है दिखती, मतलब किस टाइप की दिखती है ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का मतलब है, देखिए क्या था ना, ब्रिटेन तो एक देश है, मगर ब्रिटिश एम्पायर क्या था, उनका जहाँ अलग अलग जगहों पर कब्जा था। अब ruins ऑन द बैंक्स ऑफ गैंग्स एट गाजियाबाद पेंटेड बाय थॉमस डैनियल। तो थॉमस डैनियल ने ये पेंटिंग बना रखी है। फिगर 2 एक टिपिकल एग्जाम्पल है पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप का, पेंटेड बाय डैनियल्स। नोटिस द र्यून्स ऑफ लोकल बिल्डिंग्स दैट वर वंस ग्रैंड। तो र्यून्स मतलब होता है कि बर्बाद हो गई हैं चीज़ें जो पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। बिल्डिंग्स जो हैं रिमाइंडर हैं पास्ट की ग्लोरी का, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट वाज नाउ इन र्यून्स। जो पुरानी सिविलाइजेशन थी इंडिया की, जो आज बिल्कुल मतलब ख़त्म सी हो गई है, उसको दिखाती है ये पेंटिंग। डिकेइंग सिविलाइजेशन की, भाई यहाँ पे देखिए सिविलाइजेशन डिके हो रही है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस सिविलाइजेशन को आगे जाके मॉडर्नाइज करेंगे। अब फिगर 3 है क्लाइव स्ट्रीट इन कैलकाटा ड्रॉन बाय थॉमस एंड विलियम डैनियल। इन्होंने क्लाइव स्ट्रीट ड्रॉ की है, कि क्लाइव स्ट्रीट मतलब एक जगह का नाम, इन्होंने क्लाइव स्ट्रीट दे दिया था, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था पहले। हाँ, ये इमेज जो है ऊपर जो है ये ब्रिटिश रूल की दिखाती है कि ब्रिटिश रूल जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन लेकर के आ रहा है इंडिया में, और
इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है काफ़ी सारी पिक्चर्स में। लेट 18th सेंचुरी का जो कलकत्ता था, मतलब लेट 18th सेंचुरी का कलकत्ता था, उसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इंडिया को मॉडर्नाइज़ कर रहा है, अच्छा बना रहा है। इन ड्राइंग्स में आप लोग देख सकते हैं एक नया कलकत्ता बन रहा है जिसके वाइड एवेन्यूज़ हैं, मैजेस्टिक यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स हैं, नए मॉडल्स हैं ट्रांसपोर्ट के, और यहाँ पर लाइफ और एक्टिविटी जो है रोड्स पर वो काफ़ी ड्रामेटिक है और काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों की लाइफ में। इस तरीके का इन पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। और आप केयरफुली देखेंगे फिगर 2 और 3 को, तो आप देखेंगे कि डैनियल्स कंट्रास्ट द इमेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडिया विद दैट ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, कि मतलब ब्रिटिश रूल की लाइफ कैसी है और पहले की लाइफ कैसी थी, उनको कंट्रास्ट करने की कोशिश की है कि मतलब कैसी इंडिया की लाइफ बेकार सी थी, पहले ब्रिटिश रूल आके लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, ऐसा ये लोग दिखाते थे। फिगर 2 रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल लाइफ इंडिया की, उसको प्री मॉडर्न, मतलब वो चेंजलेस है, उसमें कोई मोशन नहीं है, और उसमें काव हैं, बोट्स हैं जो कि रिवर में सेल कर रही हैं। फिगर 3 जो है वो मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस दिखाता है ब्रिटेन का, कि मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए कि लोग ऐसे करके बात कर रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, काम हो रहे हैं, बिल्डिंग्स ब्रिटिश वाली हैं इस फिगर 3 में। और फिगर 2 में देखिए गांव का सीन टाइप दिखाया जाता है। अब आता है पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी। पोर्ट्रेट होता है एक पिक्चर की, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन इन विच फेस एंड इट्स एक्सप्रेशन इज प्रोमिनेंट। तो पोर्ट्रेट जो होती है उसमें फेस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और काफ़ी अच्छे से उसके फीचर्स वगैरह दिख रहे होते हैं। पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की पोर्ट्रेट्स क्या है, इसका क्या मतलब है। तो दूसरा ट्रेडिशन जो था आर्ट का वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जैसे वो क्या था, इंडिया में पोर्ट्रेट, कॉलोनियल इंडिया वॉज पोर्ट्रेट मेकिंग, तो लोगों की पिक्चर्स बनाई जाने लगी। रिच और पावरफुल लोग जो होते थे, चाहे वो ब्रिटिश हो या फिर इंडियन हो, वो चाहते थे कि वो कैनवस में दिखे, मतलब उनकी पेंटिंग बनाई जाए। इंडिया की जो पेंटिंग होती थी वो पोर्ट्रेट्स की वो मिनिएचर होती थी, काफ़ी छोटी होती थी। कॉलोनियल पोर्ट्रेट जो होती थी वो लाइफ साइज़ होती थी, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जाती थी और बिल्कुल रियल साइज़ की होती थी। साइज़ जो था पेंटिंग का वो प्रोजेक्ट करता था इंपॉर्टेंस ऑफ पैट्रन्स हु कमीशन दीज पोर्ट्रेट, तो मतलब वही जो पर्सन है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो उतनी ही बड़ी पेंटिंग अपनी बनवाता था। तो न्यू स्टाइल जो था वो पोर्ट्रेचर था। ऑल्सो सर्व एज द आइडियल मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग लेविश लाइफ स्टाइल। पोर्ट्रेचर मतलब पोर्ट्रेट जो बनाई जाती थी वो लेविश लाइफ स्टाइल दिखाता था कि कितना इंसान अमीर है और क्या क्या उसके पास है। अब आगे आता है पोर्ट्रेट पेंटिंग जो थी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। काफ़ी यूरोपियन पेंटर्स जो थे इंडिया आए थे इन सर्च ऑफ प्रॉफिटेबल कमीशंस, तो क्योंकि उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेमेंट अच्छा मिलता था तो काफ़ी सारे यूरोपियन आर्टिस्ट इंडिया आए थे। मोस्ट फेमस जो है विजिटिंग मतलब वो आए थे और आकर के चले गए थे, यूरोपियन पेंटर्स थे जॉन जेफनी का जन्म हुआ था यूरोप में और फिर जर्मनी में, और ये इंग्लैंड आ गए थे और इंग्लैंड से फिर इंडिया आए थे मिड 1780s में लगभग 5 साल के लिए। फिगर 3 और 4 अभी हम देखेंगे कि ये 2 एग्जाम्पल हैं जोफनी की पेंटिंग के। नोटिस करिए कि किस तरीके से फिगर्स ऑफ इंडियन सर्वेंट्स एंड स्प्रॉलिंग लॉन्स ऑफ कॉलोनियल मैंशंस अपीयर इन सच पोर्ट्रेट। तो मतलब ये देखिए पेंटिंग किस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये बंदी सर्वेंट है और किस तरीके से इसको ऐसा दिखाया हुआ है। और तो बड़े बड़े लॉन्स हैं ब्रिटिशर्स के इंडिया में, और यहाँ ब्रिटिशर्स कितने मतलब अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं और इंडियन ये कैसे नीचे सर झुकाए खड़ी है। और यहाँ पर भी देखिए कि ब्रिटिशर्स जो हैं वैसे बैठे हुए हैं और ये इंडियन जो है इनके सर्वेंट हैं, इनके पीछे खड़े हुए हैं। तो ये फिगर 5 में भी देखिए द ऑरियल एंड द डैशवुड फैमिलीज ऑफ कैलकटा पेंटेड बाय जॉन जॉफरी ऑयल पेंटिंग है। इसमें थॉमस डैशवुड वॉज मैरिड टू शार्लेट लूजिया ऑरियल। यहाँ पे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स दिखाए गए हैं और इंडिया के जो लोग हैं उनको टी सर्व कर रहे हैं। और जो पोर्ट्रेट है ये वाली फिगर 4 जो है इसमें गवर्नर जनरल हेस्टिंग है, उसकी वाइफ है, उसकी पेंटिंग बनाई है। नोटिस करिए कि ग्लैंड कॉलोनियल मेंशन इन द बैकग्राउंड में कितना बड़ा मेंशन है, उसका इतना बड़ा लॉन वगैरह सा ये बना के दिखाया गया है। देखिए इसमें यही है कि किस तरीके से इंडियंस को जो है सबमिसिव दिखाया गया है कि वो नीचे हैं। सबमिसिव का मतलब होता है कि नीचे हैं, इन्फीरियर हैं और वाइट लोगों को सर्व कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर दिखाया गया है, अच्छे अच्छे कपड़ों में दिखाया गया है, वो काफ़ी अच्छे से बैठते हैं, काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। और इंडियंस जो हैं कभी भी सेंटर में नहीं होते इन पेंटिंग्स के और काफ़ी शेडो वाले बैकग्राउंड में उनको दिखाया जाता है। अब काफ़ी सारे इंडियन नवाब्स थे, वो भी कमीशन करते थे ऑयल पेंटिंग्स, मतलब वो चाहते थे कि उनकी भी पोर्ट्रेट्स बनाएं, तो यूरोपियन पेंटर्स इंडियन जो नवाब्स हैं उनकी भी पेंटिंग बनाया करते थे। आप लोगों ने You have seen how British posted residents in Indian courts and began controlling the affairs। आप लोगों ने मतलब पहले भी पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स रेसिडेंट्स रख दिया करते थे, मतलब कुछ अंग्रेज़ लोग अपने रख दिया करते थे जो नवाब्स और राजाओं की सभा में बैठा करते थे और सब कुछ कंट्रोल किया करते थे और देखते थे कि किस तरीके से राजा काम चला रहा है और उसकी
काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया करते थे। अब इंटरफेरेंस जो है पॉलिटिकल कल्चरल सुपीरियॉरिटी ऑफ ब्रिटिश, मतलब इंटरफेरेंस इतना था कि पॉलिटिकल हो चाहे कल्चरल हो, हर सुपीरियॉरिटी जो है ब्रिटिशर्स की इंडिया के लोग भी खुद मानने लगे थे। दे होप्ड टू सोशलाइज विद द ब्रिटिश एंड अडेप्ट देयर स्टाइल्स एंड टेस्ट। तो नवाब राजा सोचते थे कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती बनाए, उनका स्टाइल, उनका टेस्ट, सब कुछ जो है वो एक्सेप्ट करें और ब्रिटिशर्स की तरह ही दिखे, उनकी तरह कपड़े पहने, उनकी तरह बात करें। मोहम्मद अली खान एक ऐसे ही नवाब थे। आफ्टर अ वॉर विद ब्रिटिश इन 1770s ही बिकेम अ डिपेंडेंट पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1770s की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद वो पेंशनर बन गए थे मोहम्मद अली खान और ब्रिटिशर्स की पेंशन पे जीते थे। बट उन्होंने कमीशन किए थे 2 विजिटिंग यूरोपियन आर्टिस्ट टिली कैटल एंड जॉर्ज विल्सन टू पेंट हिज पोर्ट्रेट्स एंड गिफ्टेड दीज पेंटिंग्स टू द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अपनी पेंटिंग बनवाई और गिफ्ट कर दी किंग ऑफ इंग्लैंड और डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को। नवाब हैड लॉस्ट पॉलिटिकल पावर। नवाब ने मतलब पॉलिटिकल पावर तो खो दी थी, बट पोर्ट्रेट्स में खुद को ऐसा दिखाना चाहते थे जैसे वो रॉयल फिगर हैं। पेंटिंग जो विलियम ने बनाई है, नवाब पोज कर रहे हैं हाउ ही असर्ट हिज मेजेस्टी, मतलब किस तरीके से अपनी अथॉरिटी को वो पोज करते हैं। देखिए, तो पोर्ट्रेट है नवाब मोहम्मद अली खान की आर्कट के, और ये बनाई है जॉर्ज विल्सन ने। अब पेंटिंग हिस्ट्री, पेंटिंग की हिस्ट्री क्या है? तो देयर वाज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ इंपीरियल आर्ट कॉल्ड हिस्ट्री पेंटिंग। अब हिस्ट्री पेंटिंग जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उनकी पेंटिंग्स भी बनाई जाती है। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि पोर्ट्रेट, मतलब पहला था कि पूरा नेचर क्या है, लैंडस्केप बनाया जाता था, फिर लोगों की पोर्ट्रेट्स। अब आता है हिस्ट्री के बारे में पेंटिंग दिखाई जाती है। तो ट्रेडिशन में था ड्रामेटाइज करना, रिक्रिएट करना, जो कि हुआ है ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री में, और एन्जॉय करते थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज, पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी के टाइम पर और 19th सेंचुरी के टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी हिस्ट्री पेंटिंग्स। तो हिस्ट्री के रिलेटेड जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, मतलब काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती थी कि कैसे कैसे अंग्रेज़ जीते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह। तो ब्रिटिश विक्ट्रीज जो थी इंडिया की सर्व्ड एज रिच मटेरियल फॉर हिस्ट्री पेंटर्स इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो, क्योंकि अंग्रेज़ जहाँ जाते थे जीत जाते थे, तो उनकी लड़ाइयों की काफ़ी पेंटिंग्स भी बनाई गई। पेंटर्स ड्रू on first-hand sketches and accounts of travelers to depict for the British public a favorable image of British actions in India। तो ब्रिटिश जिस तरीके से इंडिया में लड़ाइयाँ कर रहे हैं वो पेंटर्स को पता लगती थी उन लोगों से जो जंगें लड़ करके इंडिया में आते थे, और पेंटर्स ऐसी पिक्चर्स बनाते थे कि ऐसा दिखाया जाए ब्रिटेन के लोगों को कि कितना मतलब सही राज चल रहा है इंडिया में अंग्रेज़ों का। ये पेंटिंग्स फिर से सेलिब्रेट करती थी ब्रिटिश पावर को, उनकी लड़ाइयों में जीत को, उनकी सुप्रीमेसी की, कि वो कितने आगे हैं, कितने ऊपर हैं। वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज हिस्ट्री पेंटिंग्स वॉज प्रोड्यूस्ड। देखिए जो पेंटिंग्स है किस तरीके से नवाब झुका हुआ है अंग्रेज़ों के सामने, है ना। तो ये जो पेंटिंग्स इस तरीके की बनाई गई थी बाय फ्रांसिस हेमन ने बनाई थी 1762 में, एंड प्लेस्ड ऑन पब्लिक डिस्प्ले, लोगों को डिस्प्ले कर दी गई थी इन द वॉक्सहॉल गार्डन्स इन लंदन। ब्रिटिश हैड जस्ट डिफीटेड सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला को हराया था। फेमस बैटल प्लासी की जो बैटल थी उसमें सिराजुद्दौला को हराया था, और मीर जाफ़र को नवाब मुर्शिदाबाद का बना दिया गया था। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, इससे पहले के चैप्टर्स में हमने देखा है कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसमें सिराजुद्दौला हार गया था, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था मुर्शिदाबाद का। और जीतने के बाद जीत जो हुई थी वो कॉन्स्पिरेसी से हुई थी, मतलब कोई एक्चुअली लड़ाई हुई नहीं थी। जो मीर जाफ़र था उसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को नवाब बनने के लिए। और ये पेंटिंग जो है हेमन ने बनाई थी कि दिस एक्ट ऑफ एग्रेशन एंड कॉन्क्वेस्ट इज़ नॉट डिपिक्टेड, इट शोज़ लॉर्ड क्लाइव बीइंग वेलकम्ड बाय मीर जाफ़र एंड हिज ट्रूप्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो इसमें दिखाया गया है कि मीर जाफ़र किस तरीके से वेलकम कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव को जब क्लाइव जीत गया है बैटल ऑफ प्लासी। तो रॉबर्ट क्लाइव मीटिंग मीर जाफ़र नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद। तो ये फ्रांसिस हेमन ने बनाई है 1762 में ये पेंटिंग। अब इसमें जो है सेलिब्रेशन ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री ट्रम्फ होता है जीत। तो ब्रिटिश की मिलिट्री की जो जीत थी वो पेंटिंग्स में दिखाई जाती थी, काफ़ी सारी पेंटिंग्स में दिखाई गई है। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसको मतलब श्रीरंगपट्टनम कहते हैं। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर हार गए थे ना बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनिमी था वो अंग्रेज़ों का, और फाइनली 1799 में श्रीरंगपट्टनम में उनको हरा दिया था अंग्रेज़ों ने। तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं। नोटिस द वे द बैटल सीन इज़ पेंटेड। तो फिगर
8 में देखिए कि बैटल सीन को किस तरीके से पेंट किया हुआ है। तो इंडियंस जो हैं वो सारे गिरे हुए हैं और ये जो अंग्रेज़ हैं लाल जर्सियों में ये खड़े हुए हैं, उनको मार रहे हैं। स्टॉर्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम पेंटेड बाय रॉबर्ट केयर पोर्टर। तो ऑयल पेंटिंग है और श्रीरंगपट्टनम के फोर्ट को किस तरीके से स्टॉर्म किया गया है, उसमें धावा बोला गया है, ये दिखाता है। तो ब्रिटिशर्स के जो ट्रूप्स हैं वो स्टॉर्म कर रहे हैं और टीपू के सोल्जर्स को काट रहे हैं, दीवारें गिरा रहे हैं, ब्रिटिश फ्लैग ऊपर उठे हुए हैं, टीपू का फोर्ट पूरा टूट रहा है टीपू सुल्तान का। और पेंटिंग है एक्शन और एनर्जी दिखा रही है। पेंटिंग ड्रामेटाइज द इवेंट एंड ग्लोरीफाइज द ब्रिटिश ट्रम्प। तो मतलब पूरा ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अंग्रेज़ जीते थे। अब फिगर 9 देखिए, द डिस्कवरी ऑफ बॉडी ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की बॉडी को किस तरीके से देखिए यहाँ पर ऐसे करके पड़े हुए हैं टीपू सुल्तान और ऐसे करके दिखाया जा रहा है पेंटिंग में। तो इम्पीरियल हिस्ट्री पेंटिंग्स सॉट टू क्रिएट अ पब्लिक मेमोरी। तो जो इम्पीरियल हिस्ट्री की पेंटिंग है मतलब एक पब्लिक मेमोरी बन जाए लोगों के दिमाग में कि किस तरीके से अंग्रेज़ इन लड़ाइयों को जीते थे। विक्ट्रीज़ को याद रखना ज़रूरी है और लोगों के दिमाग में बसाना ज़रूरी है, इंडिया के भी और ब्रिटेन के भी। इंडिया के लोगों में के दिमाग में ये बसाया जाए कि भाई तुम हारे हो और तुम जीत नहीं सकते। ब्रिटिश लोगों के दिमाग में बसाया जाए देखो तुम आज जीते हो तो आगे भी जीतोगे। ओनली देन could the British appear invincible and all powerful। मतलब इनविंसिबल, जिनको हराया ही नहीं जा सकता, तभी तो दिखेंगे जब लोगों को बार बार याद दिलाया जाएगा कि किस तरीके से इंडियंस को इन्होंने हराया था। तो देखिए कि किस तरीके से जनरल बेड जो हैं वो आर्मी को लेकर के आ रहे हैं टीपू के फोर्ट में, और टीपू जो है डार्कनेस में है और ये लोग लाइट में हैं, है ना। अब आगे का जो चैप्टर है ना यहाँ से, व्हाट हैपन टू द कोर्ट आर्टिस्ट, ये जो है हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।